जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। संस्कृत व्याकरण या कहूँ कि संस्कृत भाषा जिसके अंतर्गत हमने प्रारंभ किया है, इसका प्रारंभिक परिचय, जिसकी 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं और जिसमें हमने इसके प्रारंभ के 2 कदम मतलब प्रारंभ के जो 2 अभ्यास हैं उनको कराया है। जो उसकी प्रारंभिक जानकारी है उसको हमने 2 भागों में करा दिया है। जिसमें कि हमने क्या-क्या कराया, एक बार फिर से बहुत तेज़ी के साथ हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और फिर आज के अगले और फाइनल कदम की ओर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले 2 कदम की बहुत तेज़ी के साथ पुनरावृत्ति और फिर अगले कदम की तरफ, ठीक है? हाँ, तो इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, और 3 ही वचन होते हैं। कौन-कौन से? एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद फिर हम आ गए थे आगे क्या कि संस्कृत भाषा में जो शब्दों का प्रयोग होता है, जो किसी भी भाषा की जान होती है, तो संस्कृत भाषा में जो शब्दों का प्रयोग होता है वो 2 प्रकार से होता है। कैसे? एक तरफ आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्द, और दूसरी तरफ आते हैं क्रिया शब्द। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द होते हैं, ये शब्द रूपों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या इनका प्रयोग शब्द रूपों के अनुसार किया जाता है, और अव्यय शब्द जैसे होते हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, और क्रिया जो है वो लकारों के अनुसार प्रयोग की जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको पढ़ा। उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा कि क्रिया जो है उसके 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। फिर हम चले, जब हम दूसरे भाग में आए फिर हमने पढ़ा शब्द रूपों के बारे में विस्तार से। क्या पढ़ा हमने उसमें? उसमें हमने विभक्तियां पढ़ी, उनके कारक पढ़े, फिर उनके चिन्ह पढ़े, और फिर शब्द रूपों को कैसे प्रयोग किया जाता है विभक्ति और कारक चिन्हों के अनुसार, ये हमने उसमें समझा। तो आशा है यहाँ तक की चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपने उसको ध्यान से पढ़ लिया होगा, है ना? और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम जो चलने वाले हैं, आज हम चलने वाले हैं क्रिया की तरफ। क्रिया को समझने वाले हैं, अर्थात धातु रूपों को समझने वाले हैं। धातु रूप अर्थात जो वाक्य की क्रिया होती है, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं धातु रूपों में। आज हम इसको विस्तार से समझेंगे, ठीक है? तो देखिए, जो किसी भी वाक्य की क्रिया होती है संस्कृत में, वो धातु रूपों में प्रयोग की जाती है। और धातु रूप कैसे प्रयोग किए जाते हैं? वो लकारों में प्रयोग किए जाते हैं। लकार कितने होते हैं? संस्कृत में लकार 10 होते हैं, किंतु मुख्य रूप से 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम 5 लकारों के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लट लकार। लट लकार जो कि वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है। जैसे वह खाना खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, मैं लिखता हूँ, तुम गाते हो, इस तरह के वाक्य जब होते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं? क्रिया के लिए जो संबंधित धातु होती है, मतलब जिस भी धातु का उसमें प्रयोग होना है, उसके लट लकार का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है लिरिट लकार। लिरिट लकार अर्थात भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस, मतलब जो कार्य आज ना होकर भविष्य में होगा, उसके लिए हम क्रिया के लिरिट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह जाएगा, वह खाएगा, ये जो कार्य हमारा बाद में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्रिया के लिरिट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आ जाता है लंग लकार। लंग लकार अर्थात हम्म भूतकाल।
भूतकाल मतलब जो कार्य हो चुका, बीत चुका, पास्ट टेंस। उसका प्रयोग कैसे होता है? जब किसी वाक्य से हमें ये पता चलता है कि कार्य हो चुका है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? क्रिया के लंग लकार का प्रयोग करते हैं। कि जैसे वह पढ़ा, उसने लिखा, तुमने खाना खाया, मैं गया। तो इस तरह के वाक्य जब होंगे तो क्या होगा? हम क्रिया के लिए संबंधित धातु के लंग लकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर आया हमारा क्या? लोट लकार। लोट लकार मतलब हम्म आज्ञा देना या लेना। जब भी किसी को आज्ञा दी जाती है या ली जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक। फिर आता है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार मतलब चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में क्या होता है? विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, मुझे गाना चाहिए। जो भी जहां पर भी वाक्य में चाहिए शब्द का प्रयोग होगा तो वहां पर क्रिया के विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब कुछ वाक्य देखें कि कैसे हम उनका प्रयोग समझेंगे। अच्छा चलिए, एक वाक्य, वह पढ़ता है। तो पढ़ता है मतलब लट लकार। हम्म। और तुम गाना गाओगे, कौन सा लकार? लिरिट लकार। उसने खाना खाया, कौन सा लकार? लंग लकार। तुम जाओ, कौन सा लकार? लोट लकार। तुम्हें पढ़ना चाहिए, विधिलिंग लकार। समझ आया? इस तरह से हम इन लकारों का प्रयोग करते हैं क्रिया के अनुसार। ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत सरल है। देखिए, कोई भी विषय, कोई भी भाषा या कोई भी टॉपिक तब तक मुश्किल होता है जब तक हम उसको अच्छे से समझ ना लें। और मनुष्य के लिए सच बात तो ये है कि मनुष्य के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। क्यों असंभव नहीं होता? बस क्योंकि उसके पास संकल्प शक्ति होती है। और संकल्प शक्ति क्या होती है? जब आप अपने मन में ठान लेते हो ना कि ये काम तो करना है, फिर आपको दुनिया की कोई मुश्किल नहीं रोक सकती। इसीलिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है। अब ये लकार हमने समझ लिए, अब इन लकारों का प्रयोग कैसे किया जाए ये समझ लेते हैं। हम्म। तो देखिए, प्रत्येक लकार में, भले ही वो लट लकार है, लिरिट लकार है, लंग लकार है, लोट लकार है या विधिलिंग लकार है, कोई सा भी लकार हो, प्रत्येक लकार में तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रत्येक लकार में तीन पुरुष होते हैं और तीन ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीन पुरुष और तीन वचन हर लकार में होंगे। लट लकार में भी, लिरिट में भी, लंग में भी, लोट में भी और विधिलिंग में भी। इसके अलावा भी जो मैंने कहा था ना 10 लकार होते हैं, तो जो बाकी के 5 लकार हैं उनकी भी संरचना इसी तरह से। ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है, हमने यहाँ पर रूप ले लिए, हमने लट लकार के रूप लिए हैं, अब इनका प्रयोग कैसे करें? तो लकारों का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कर्ता के अनुसार। कर्ता मतलब, अब देखिए इसको समझ लेते हैं क्या है। देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये क्या है? ये हैं कर्ता। किसके कर्ता हैं? ये हैं प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के। समझिएगा जरा बहुत ध्यान से। अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया, इस टेबल को, तो समझिएगा कि आपको संस्कृत में वाक्य रचना आ जाएगी। आप संस्कृत की पहली सीढ़ी को, उसके प्रारंभिक ज्ञान को, उसकी संरचना को समझ जाएंगे। और जब आप एक बार किसी भाषा के
प्रारंभिक ज्ञान को समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए वो भाषा सरल हो जाती है। कहते हैं ना, नींव यदि मजबूत हो तो फिर उसके ऊपर कितनी भी बड़ी मंजिल खड़ी कर सकते हैं। लेकिन यदि नींव थोड़ी सी भी कमजोर है तो बस डर लगा रहता है, गड़बड़ ना हो जाए, है ना? तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए, उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, और वयम माने हम सब। हम्म अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। इनके लिए हमेशा क्रिया के उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो कोई सा भी लकार हो, कोई सा भी लकार। क्या होगा? जब भी किसी वाक्य में मैं का प्रयोग है, जब भी किसी वाक्य में हम दोनों का प्रयोग है, जब भी किसी वाक्य में जो कर्ता है वो हम सब हैं, तो वहां पर क्या होगा? हमेशा क्रिया के उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। और एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा, द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होगा, और यदि बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। यहाँ हमने पठ धातु के लट लकार का रूप लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो पठ धातु के लट लकार का हम कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे आपने कहा मैं पढ़ता हूं, तो क्या संस्कृत बनाएंगे और कैसे बनाएंगे इसको समझिए। देखिए, मैं जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो हमें क्या करना है? अहम, मतलब मैं का तो हमने संस्कृत ले ली अहम, ठीक है। अब हमें कहना है पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो हम क्या करेंगे? पढ़ने के लिए पठ धातु का प्रयोग करेंगे, और पढ़ता हूं तो मतलब अभी वर्तमान काल की बात हो रही है, तो उसके हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। और लट लकार में भी फिर क्या करेंगे? लट लकार में भी, अब क्योंकि अहम जो है वो क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो हम क्या करेंगे? पठ धातु के लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, और हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? यहां से हमने ले लिया अहम और यहां से हमने ले लिया पठामी, तो वाक्य बना हमारा अहम पठामी, मतलब मैं पढ़ता हूं। फर्स्ट, पक्का? चलो दूसरा वाक्य समझते हैं। जैसे आवाम, आवाम माने हम दोनों। अब आवाम का यदि हम परिचय पूछें, भाई आवाम क्या है, तो क्या परिचय होगा इसका? भाई उत्तम पुरुष है और द्विवचन है ना? उत्तम पुरुष का द्विवचन है आवाम, तो हमें क्या करना है? हम दोनों पढ़ते हैं, ठीक। तो आवाम, और हमने क्या किया? यहां पर भी हमने देखा उत्तम पुरुष और द्विवचन पठावह, तो आवाम पठावह हमारा वाक्य बन गया, हम दोनों पढ़ते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं अभी लट लकार के विषय में। अगर बात होती हम दोनों पढ़ेंगे, तब हम क्या करते? फिर हम लिरिट लकार के क्या करते? लिरिट लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करते। और अगर ये वाक्य होता हम दोनों ने पढ़ा, तो हम क्या करते? हम क्या करते? आवाम, और हम लंग लकार के पठ धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करते। ठीक है, समझ आया क्या? कि कर्ता यदि हमारा उत्तम पुरुष का है, अगर वो एक वचन का है, तो संबंधित क्रिया, मतलब जिस क्रिया का, जिस धातु का हमें प्रयोग करना है, उस धातु के, और जिस लकार का प्रयोग करना है उस लकार के, किसका प्रयोग करेंगे? उसी पुरुष के उसी वचन का प्रयोग करेंगे क्रिया के लिए। फर्स्ट, एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब माने वयम, सही है ना? हम सब माने वयम, मतलब हम सब की संस्कृत क्या है? वयम, है ना? और उत्तम पुरुष
क्योंकि उत्तम पुरुष और बहुवचन का ये करता है, तो हमने क्रिया में भी क्या किया, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया को ले लिया। वयम पठामह। ठीक, समझ आया? चलिए, ये तो हुआ हमारा उत्तम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष की क्रिया। ये आपको यदि समझ आ गया तो समझिएगा कि आपकी शुरुआत हो गई। अब आ जाते हैं मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन है? त्वम माने तुम। ठीक है, त्वम माने तुम। और युवाम माने तुम दोनों। और यूयम माने तुम सब। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। इनके लिए हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। कैसे? त्वम के लिए क्या होगा? एक वचन की क्रिया। युवाम के लिए द्विवचन की क्रिया। और यूयम के लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्वम एक वचन का करता है मध्यम पुरुष में, और युवाम मध्यम पुरुष में द्विवचन का करता है, और यूयम जो है वो मध्यम पुरुष में बहुवचन का करता है। इसीलिए इनके साथ क्या होगा? मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। इनको बहुत ध्यान से याद कर लो, समझ लो, रट लो। जैसे आपको लगता है कि आप अपने दिमाग में इसको बिठा सकते हैं, वैसे इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इन दोनों के अलावा, मतलब ये जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, जैसे त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, इनके अलावा जितने भी कर्ता होंगे, जितने भी कर्ता होंगे, चाहे वो राम है, रमा है, मतलब कोई पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है या नपुंसक लिंग शब्द है, जितने भी कर्ता होंगे उन सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? उदाहरण समझ लेते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर मैंने बोला रामः, तो रामः प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता हुआ, तो क्या हुआ? रामः पठति, राम पढ़ता है। राम की जगह मैं कुछ भी कह सकती हूँ। अनुज पढ़ता है, गोपाल पढ़ता है, रवि पढ़ता है, राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, जो आप चाहें। क्या हुआ? मतलब एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, वाक्य बन गया। ठीक, इसी तरह से अगर मैंने कहा रामौ, अर्थात दो राम, रामौ, तो क्या होगा? द्विवचन का करता है, तो हम यहाँ पर द्विवचन की क्रिया का प्रयोग कर लेंगे। रामौ पठतः, दो राम पढ़ते हैं। राम की जगह बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। ठीक, और फिर रामाः पठन्ति, बहुत सारे राम पढ़ते हैं। या बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। ठीक है। अब नपुंसकलिंग शब्द के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है पुष्पम। अब पुष्प तो नहीं पढ़ता, हम कहते हैं पुष्पम विकसति, फूल खिलता है, तो एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया। दो फूल खिलते हैं, क्या होगा? पुष्पे विकसतः, यहाँ पर पठतः है ना, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? विकसतः। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? पुष्पाणि विकसंती, पट का पठंती बनता है और उसका क्या बन जाएगा? विकसंती। ठीक है, समझ आया? पक्का? चलिए आगे देखते हैं। अगर आपने इस कर्ता और क्रिया को ध्यान से समझ लिया तो समझिए कि आप अब आराम से संस्कृत को पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य यदि आपने बनाना सीख लिया, उसको शुरू कर दिया, तो समझिएगा कि अब संस्कृत आपके लिए सरल हो गई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, तो क्या होगी इसकी संस्कृत? हम्म, बालकः पठति। क्यों?
क्योंकि बालक क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसीलिए इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। बताया था ना मैंने आपको, जब हम शब्द रूप के बारे में बात कर रहे थे, तब आपको ये बताया था कि जो वाक्य का कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालक जो है वो यहाँ पर वाक्य का कर्ता है। कौन पढ़ता है? बालक पढ़ता है। तो वाक्य क्या बनेगा? बालक में हो गई प्रथमा विभक्ति एक वचन बालकः, और क्योंकि बालक जो है वो प्रथम पुरुष का करता है इसलिए बालकः पठति, एक वचन में ये भी बन गया। ठीक है, वह बालक पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा, क्या आपको बताया भी था कि जो संज्ञा शब्द होता है उसी के अनुसार सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। तो बालक क्योंकि पुल्लिंग है तो सर्वनाम शब्द भी पुल्लिंग होगा। क्या बनेगा? सह बालकः और पठति। सह बालकः पठति पुल्लिंग है हमारा कर्ता, तो उसके साथ सर्वनाम शब्द भी हमने क्या किया है? पुल्लिंग का प्रयोग किया। ठीक, वह सुंदर बालक पढ़ता है। हाँ, तो क्या होगा? सह सुंदरः बालकः और पठति। जैसा कर्ता वैसा ही सर्वनाम और वैसा ही विशेषण, ये आपको पहली वीडियो में भी समझाया था। ये पुनरावृत्ति है आप लोगों के लिए। आप लोग एक काम करें, पहले इन वाक्यों को खुद बनाएं और फिर यहां से देखकर उसको चेक करें, तब तो लाभ होगा, है ना? वरना यहाँ पर तो बन ही जाएंगे, आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जब तक आप खुद अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है, हम दोनों जाते हैं। ठीक, हम दोनों की संस्कृत क्या है? अभी आपको बताया था, क्या है? आवाम, है ना? आवाम। अब जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं गम धातु का। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ये ऐसे वाक्य में हमें देखना है कि ये जो हमारा कर्ता है ये कौन से पुरुष और कौन से वचन का है। तो आवाम मतलब उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो इसके साथ उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? हम्म, आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। ठीक है, सब बालक हंसते हैं। अब देखिए, सब बालक मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या होगा? अब बालक यहाँ पर करता है, तो क्या होगा? बालकाः, यही होगा ना? बालकाः, है ना? बालकः बालकौ बालकाः प्रथम पुरुष में बनता है बालकाः। अब हंसते हैं बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का हम प्रयोग करेंगे बालकाः, और हंसने के लिए हस धातु का प्रयोग होता है, तो पठ की तरह ही रूप चलते हैं बालकाः हसन्ति, बालक हंसते हैं। ठीक है, तुम सब बोलते हो। तुम सब क्या होगी संस्कृत? अभी बताई थी। हम्म, यूयम। यूयम। अब बोलने के लिए वद धातु का प्रयोग होता है ना? तो जब बोलने के लिए वद धातु का प्रयोग होता है तो हमें यहाँ पर क्या देखना है? कर्ता किस पुरुष का है, उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो कर्ता है हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की प्रयोग होगी। बोलने के लिए धातु कौन सी है? वद धातु। तो यूयम वदथ, तुम सब बोलते हो। लटलकार, है ना? लकार का भी ध्यान रखिएगा जब भी वाक्य आ जाए। यहाँ पर तो सारे वाक्य जो हैं ये लटलकार में है, इसलिए हम उसको लटलकार में बना रहे हैं, लेकिन जब आप प्रयोग करें या जब आपके सामने कभी वाक्य रचना है तो साथ ही साथ लकार का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रमा गीत गाती है। अब देखिए रमा, तो रमा की संस्कृत हो गई रमा, करता है प्रथम पुरुष एक वचन। रमा क्या करती है? गीत गाती है,
तो गीत की संस्कृत क्या हो जाएगी? गीतम। और रमा, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आ जाएगी। गीतम गायती, रमा गीतम गायती। हम माँ ऊपर भी लिख सकते हैं और वैसे हम चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं फिलहाल। वरना नियम क्या होता है, अगर सामने व्यंजन है तो माँ क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा, और अगर सामने स्वर है तो माँ नीचे आ जाएगा। लेकिन ये बाद में सीखेंगे, पहले हम कर्ता और क्रिया को अच्छे से समझ लेते। ठीक है। फूल खिलता है। अब देखिए, फूल खिलता है तो फूल की संस्कृत क्या है? हम्म, पुष्पम। यही है ना, पुष्पम। और क्या होता है? खिलता है, खिलने के लिए विकसती, है ना। तो क्या होगा? पुष्पम विकसती। एक फूल है। एक फूल है, इसलिए हमने क्या किया? एक प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया, पुष्पम विकसती। अगर दो होते तो हम द्विवचन का प्रयोग कर लेते, पुष्पे विकसतः। और अगर बहुत सारे फूल होते तब हम क्या करते? पुष्पाणि विकसंती। इस तरह से हम कर्ता और क्रिया का प्रयोग करते। ठीक है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा धातु रूपों के विषय में। धातु रूप जो कि क्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं और जिनका प्रयोग लकारों में होता है। लकार कितने होते हैं? मुख्य रूप से 5 लकारों का हम प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है। फिर हमने कर्ता और क्रिया के प्रयोग को समझा, जो कि संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना, इसको समझे बिना आप इस भाषा को नहीं समझ सकते। इसलिए इसको बहुत ध्यान से याद कीजिए। ठीक है। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।